प्रिय विद्यार्थियों, हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की चौथी इकाई प्रारंभ कर चुके हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा भाग रीतिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। रीतिकाल 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत के मध्य का समय, साहित्य के इतिहास का सबसे छोटा काल। इसकी चर्चा हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। हमने पिछली कक्षाओं में रीतिकाल में रीति शब्द का क्या अर्थ है, रीतिकालीन साहित्य जो है उसके उदय होने के क्या कारण हैं, रीतिकाल की सद्य समाप्ति के क्या कारण हैं, और इसके अलावा हमने रीतिकालीन साहित्य की जो विशेषताएं थी वो क्या थी, उस समय का वातावरण कैसा था और उसका साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, साहित्य में कौन सी प्रधान प्रवृत्तियां सामने आई, इन सब की चर्चा हमने की थी। आज हम इस कक्षा में रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि रीतिकाल के जो साहित्यकार थे, कवि थे, उनको कितने वर्गों में विद्वान इतिहासकारों द्वारा विभक्त किया गया, उनकी क्या विशेषताएं थी। चलिए आज हम पढ़ते हैं रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण। देखिए, रीतिकाल के कवियों का स्पष्ट वर्गीकरण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र विद्वान इतिहासकार हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का श्रृंगार काल में स्पष्ट रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने रीतिकाल के कवियों को 3 वर्गों में विभक्त किया। उन्होंने कहा कि रीतिकाल के जो साहित्यकार हैं वो अपने साहित्य की विशेषताओं के आधार पर 3 वर्गों में विभक्त किए जा सकते हैं। उन्होंने 3 जो वर्गीकरण किए उनके हम शीर्षक दें तो ये हैं रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमें ध्यान में रखनी है कि रीतिकाल के कवियों को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कोटियों में वर्गीकृत करने वाले विद्वान कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और जिस पुस्तक में उन्होंने ये उल्लेख किया है उस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का श्रृंगार काल। तो हम इन जो 3 ये कोटियां हैं उन प्रत्येक कोटि के बारे में हम बात करेंगे कि भाई इनकी क्या विशेषता थी और कौन कौन से कवि इनमें शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रीतिबद्ध कवि। देखिए, रीति शब्द का अर्थ हम यूनिट इकाई के प्रारंभ होते ही समझ चुके हैं कि इतिहास के परिप्रेक्ष्य में रीति शब्द का अर्थ है लक्षण ग्रंथ या काव्यांग निरूपण, लक्षणों का निरूपण। वे ग्रंथ जिनमें काव्य के अंगों का निरूपण होता है वे रीति ग्रंथ कहलाते हैं। रीति शब्द का अर्थ ही काव्यांग निरूपण है। काव्य के अंगों का निरूपण करना रीति कहलाता है। यहाँ शब्द है रीतिबद्ध, यानी रीति में बद्ध यानी बंधे हुए, अर्थात वे कवि जो काव्य रचनाएं तो करते ही थे लेकिन काव्य रचना के साथ साथ रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ भी लिखा करते थे, काव्यांग निरूपक ग्रंथ लिखा करते थे, जो कि लक्षण ग्रंथों की परिपाटी में बंधे हुए थे। ऐसे कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए। कविता के साथ साथ लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए। ये जो रीतिबद्ध कवि हैं इन्होंने काव्य के समस्त अंगों का निरूपण किया, किसी एक अंग विशेष का निरूपण किया। इस प्रकार से हम देखें तो ये जो कवि हैं ये अपनी कविताओं के साथ साथ लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हुए, चाहे वो काव्य का एक अंग हो या काव्य के समस्त अंगों का निरूपण हो। जैसे मैंने इसमें देखिए, आप स्लाइड पे देख रहे हैं 4 कवियों के नाम लिखे हुए हैं। ये चारों कवि रीतिबद्ध कवि हैं। इन्होंने
जो प्रमुख रचनाएं लिखी, ये चारों रचनाएं सर्वांग निरूपक रचनाएं, अर्थात इसमें काव्य के समस्त अंगों का निरूपण हुआ है। चिंतामणि, जो कि रीतिकाल के प्रथम आचार्य कहलाते हैं, हिंदी के प्रथम आचार्य, हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य केशवदास हैं, लेकिन रीतिकाल के प्रथम आचार्य और इस पूरे काल के प्रवर्तक जो हैं सर्वमान्य रूप से चिंतामणि माने जाते हैं। चिंतामणि की रचना कविकुल, कल्पतरु, ये सर्वांग निरूपक रचना है। भिखारीदास दास कवि, इन्होंने सर्वांग निरूपक रचना लिखी काव्य निर्णय। कुलपति मिश्र की रचना रस रहस्य, जो कि काव्य प्रकाश का अनुवाद मानी जाती है, यह रचना भी सर्वांग निरूपक रचना है। नाम जरूर इसका रस रहस्य है, ऐसा लगता है जैसे केवल रस का निरूपण किया गया हो, लेकिन रस रहस्य एक सर्वांग निरूपक रचना है। इसके अलावा कवि देव की शब्द रसायन, या इसका अन्य नाम है काव्य रसायन। इसके अलावा यदि हम अलंकार ग्रंथों की बात करें, अलंकार निरूपक रचनाओं की बात करें, तो जिन रचनाओं के पीछे भरण या भूषण लिखा आता है वे अधिकांशतः अलंकार निरूपण रचनाएं मानी जाती है। जैसे रीतिकाल में मारवाड़ के एक प्रतापी शासक हुए जसवंत सिंह, उन्होंने भाषा भूषण नामक अलंकार की रचना लिखी। गोप कवि की रामालंकार, रामचंद्राभूषण, रामचंद्र अलंकार, ये बहुत प्रसिद्ध रचनाएं। दूल्हे की कविकुल कंठाभरण। वीर रस के कवि रीतिकाल के राष्ट्र कवि भूषण की शिवराज भूषण अलंकार रचना है। पद्माकर की पद्माभरण अलंकार निरूपक रचना है। इसके अलावा ये कुछ रस निरूपक रचनाएं लिखी हुई है। रीतिकाल के संयोग श्रृंगार के चितेरे और बिहारी के समकक्ष जिनके दोहों की मिठास थी, मतिराम, जिनकी रचना रसराज जो है, ये रस निरूपक रचना है। चिंतामणि की रस विलास, भिखारीदास का श्रृंगार निर्णय, कवि देव की रस विलास और पद्माकर का जगत विनोद, जो कि श्रृंगार रस का सार ग्रंथ माना जाता है। तो अभी हमने जो ये पहला वर्गीकरण पढ़ा, ये हमने पढ़ा रीतिबद्ध कवियों का। वे कवि जिन्होंने कविताओं के साथ साथ लक्षण ग्रंथ लिखे। कुछ कवियों ने काव्य के समस्त अंगों के लक्षणों का निरूपण किया, जिस उनकी रचनाएं सर्वांग निरूपक मानी जाती है। कुछ कवियों ने केवल, कुछ साहित्यकारों ने केवल अलंकारों का, कुछ ने रस का निरूपण किया। तो इस प्रकार से हमने रीतिबद्ध कवियों का वर्गीकरण पढ़ा। अब हम बात करते हैं रीति सिद्ध कवि। देखिए, सिद्ध का मतलब होता है कि जो कुशल हो, सिद्ध अर्थात कुशल। रीति सिद्ध कवि का अर्थ है वे कवि जिनको लक्षण, जो कि रीति के ज्ञान में कुशल थे, वे रीति सिद्ध कवि थे। उनको ज्ञान था, लक्षणों का ज्ञान था। उन्होंने लक्षण ग्रंथों का अध्ययन किया था, लेकिन स्वयं किसी लक्षण ग्रंथ की रचना उन्होंने नहीं की। यानी जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, जिनको लक्षणों का ज्ञान था, काव्य के अंगों का ज्ञान था, और उन्होंने उस ज्ञान का भली भांति उपयोग अपनी रचनाओं में किया, अपनी कविताओं में, अपने साहित्य में किया, वे रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। तो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध में प्रमुख अंतर क्या रहा? रीतिबद्ध कवि कविताएं लिखते थे, साथ ही लक्षण ग्रंथ लिखते थे। रीति सिद्ध कवि लक्षण ग्रंथ नहीं लिखते थे। तो फिर क्या? उन्हें लक्षण ग्रंथों का ज्ञान था, और उस ज्ञान का, उस कौशल का, उस सिद्धि का उपयोग उन्होंने अपनी कविताओं के निर्माण में किया। यानी जो लक्षण ग्रंथ नहीं लिखते थे, लेकिन लक्षण ग्रंथ के ज्ञान का अपनी कविताओं में उपयोग करते थे, वे रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं, जैसे बिहारी। और एक बात आप हमेशा याद रखिए कि रीतिकाल के प्रवर्तक जो हैं वो चिंतामणि हैं। तो इस रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कोई हैं जिनकी रचना में रीतिकाल की समस्त प्रवृत्तियाँ, रीतिकालीन साहित्य की समस्त विशेषताएं हमें मिलती है, वह कवि बिहारी हैं। और ये संसार में अपनी एकमात्र रचना बिहारी सतसई से प्रसिद्ध हुई। इसके अलावा कुछ और अन्य कवि भी जो हैं,
माने जाते हैं वृंद, नेवाज, पजनेश, नृपशंभु। हालांकि ये कवि जो हैं मूलतः ये मानिए कि रीतिसिद्ध कवियों में हमें बिहारी ही बताना है। रीति मुक्त कवि, देखिए रीति से जो मुक्त थे, है ना, रीति यानी काव्यांग निरूपण, लक्षण ग्रंथों का ज्ञान। ये जो कवि थे इनको न तो लक्षण ग्रंथों का ज्ञान था, न ही इन्होंने जानबूझकर अपनी रचनाओं में इस ज्ञान का उपयोग किया। इनके काव्य में जो काव्य के अंग मिलते हैं, रस, छंद, अलंकार, ये अनायास मिलते हैं। इन्होंने कोई सायास लक्षण ग्रंथों का न तो ज्ञान प्राप्त किया, न ही उन्होंने सायास प्रयास करके लक्षण ग्रंथों के ज्ञान का उपयोग किया। ये रीति से पूर्णतः मुक्त थे। ये लक्षण ग्रंथों की बंधी बंधाई परिपाटी में लिखने वाले कवि नहीं थे। इन्होंने तो अपने जीवन में जो भोगा था, अपनी जो स्वानुभूत अनुभूतियाँ थी, स्वानुभूत जो अनुभव थे, अपने हृदय के जो भाव थे, उन्होंने उन हृदय के भावों को, अनुभूतियों को काव्य में पिरोया और ये कवि रीतिमुक्त कवि कहलाए। देखिए रीतिकाल में यदि उज्ज्वल पक्ष देखें तो रीतिमुक्त कवियों का साहित्य रीतिकाल का उज्ज्वल पक्ष है। रीतिकाल में प्रेम और श्रृंगार का स्थूल वर्णन हुआ, लेकिन रीतिमुक्त कवियों ने जो प्रेम और प्रेम का जो वियोग पक्ष है उसका इतना सुंदर व आकर्षक वर्णन किया है कि इतना सुंदर व आकर्षक श्रृंगार वर्णन हमें देखने को कहीं और नहीं मिलता। यदि सबसे आकर्षक, उज्ज्वल एवं उदात्त प्रेम का चित्रण कहीं मिलता है तो रीतिमुक्त कवियों में मिलता है। रीतिकाल का श्रृंगार वर्णन स्थूल है, लेकिन रीतिकाल के रीतिमुक्त कवियों का जो श्रृंगार वर्णन है वो अत्यंत सूक्ष्म है। और वियोग श्रृंगार के तो ये कुशल चितेरे थे। घनानंद, आलम, बौद्धा, ठाकुर और राजा मान सिंह, जो कि इतिहास में द्विजदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए और रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि थे, ये रीतिमुक्त कवियों की श्रेणी में शामिल हैं। और घनानंद का श्रृंगार वर्णन, विशेष रूप से वियोग श्रृंगार वर्णन, सबसे आकर्षक श्रृंगार वर्णन माना जाता है। अब देखिए हमने रीतिकाल के तीन जो कवियों का वर्गीकरण, कवियों की जो तीन कोटियां हैं उनके वर्गीकरण को पढ़ा। हमने ये जाना कि ये तीनों कोटियां कौन कौन सी है और इसमें कौन कौन से कवि शामिल हैं। अब हम इन कोटियों के जो प्रमुख कवि हैं उनका परिचय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रीतिबद्ध कवियों की बात करें तो रीतिबद्ध कवियों में नाम है सबसे पहला चिंतामणि, जो कि रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, रीतिकाल के पहले आचार्य हैं। कानपुर में इनका जन्म हुआ और आपको ये जानकारी रखनी है कि इनके दो भाई और थे जो अत्यंत प्रसिद्ध हुए रीतिकाल में, वो थे मतिराम और भूषण। यूँ तो ये कुल 4 भाई थे, लेकिन इनके 2 भाई चिंतामणि के, मतिराम और भूषण जो थे, ये अत्यंत प्रसिद्ध कवि हुए। और चिंतामणि की हमें कम से कम ये एक रचना तो पक्की याद रखनी है, कवि कुल कल्पतरु, जो कि सर्वांग निरूपक रचना है। काव्य के समस्त अंगों का निरूपण इसमें हुआ। चिंतामणि जो है वो मतिमाल के उपनाम से रचनाएं लिखा करते थे। उसके बाद में आए जसवंत सिंह। जसवंत सिंह हमारे मारवाड़ के जोधपुर के एक बहुत ही प्रतापी शासक थे। औरंगज़ेब के साथ इनका जो व्यवहार है, इनका जो औरंगज़ेब के मन में जो इनके प्रति, जसवंत सिंह के प्रति जो भय था वो इतिहास में प्रसिद्ध है। और जसवंत सिंह ने अलंकार निरूपण की बहुत ही खूबसूरत छोटी सी रचना लिखी, भाषा भूषण, जो हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में तीसरा नाम हम पढ़ रहे हैं मतिराम। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मतिराम जो थे वो चिंतामणि के भाई थे। इनके एक और भाई हैं भूषण। मतिराम श्रृंगार रस के कवि हैं, संयोग श्रृंगार का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और एक और बात हमें याद रखनी है कि रीतिकाल में अधिकांश कवियों ने परकीया वर्णन किया है। परकीया का मतलब ऐसी नायिकाओं का, परकीया नायिका मतलब ऐसी नायिकाओं का वर्णन किया है जिनके दाम्पत्येतर प्रेम थे, विवाहेतर प्रेम थे, उनका चित्रण किया। लेकिन मतिराम ने स्वकीय वर्णन किया है। इनके काव्य में दंपति प्रेम का बड़ा ही सुंदर और सरस चित्रण हुआ है।
मतीराम की रचनाएं देखें तो देखिए, यूँ तो मतीराम की अनेक रचनाएं हैं, लेकिन जिन रचनाओं से मतीराम प्रसिद्ध हुए, यदि वो रचनाओं की बात करें तो मतीराम की ये जो प्रारंभिक में जो 3 रचनाएं लिखी हुई है, ये बड़ी प्रसिद्ध है। एक तो है रसराज रचना। रसराज रचना की एक तो ये विशेषता है कि इसमें रसों का वर्णन था, काव्य का अंग है रस, रस व नायिका भेद का वर्णन था। और एक ये विशेषता है कि रसराज जब इन्होंने लिखी तब ये किसी भी राजा के दरबार में नहीं थे, इनका किसी भी आश्रयदाता के आश्रय में इन्होंने ये रचनाएं नहीं लिखी, स्वतंत्र रचनाएं ये इनकी। ललित लल्लाम अलंकार की रचनाएं, और ये हमारे राजस्थान के बूंदी के राजा भाव सिंह हाडा के आश्रय में लिखी गई। मतीराम सतसई, बहुत ही खूबसूरत रचना। मतीराम सतसई में दोहे हैं, और इनकी दोहे जो हैं वो बताया जाता है कि इतने सरस थे कि शुक्ल जी ने कहा कि वो बिहारी सतसई के दोहों के समान सरस थे। इसके अलावा इनकी कई और रचनाएं, फूल मंजरी, अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी और छंदसार। लेकिन ये 3 रचनाएं प्रमुखता में याद रखनी हैं, रसराज, ललित लल्लाम और मतीराम सतसई। मतीराम का एक सवैया, माफ़ी चाहूँगा, सवैया छंद हमने पढ़ा था छंदों में कि कम से कम 22 और अधिक से अधिक 26 वर्ण होते हैं और गण भी निश्चित होते हैं। तो इनका एक सवैया जो है बहुत ही खूबसूरत सवैया है। और कभी कभी ये जब ये प्रश्न पत्र में आता है तो विद्यार्थी भ्रमवश इसको बिहारी का सवैया मान लेते हैं, ये हमें याद रखना है। इसमें वो एक नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं, कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगिनी चारू गौराई। गौराई, दौराई नहीं है, ये गौराई है। को बिनु मोल बिकात नहीं, मतीराम लहे मुस्कान मिठाई। ज्यों ज्यों निहारिये नहरे हुए नैननी, त्यों त्यों खरी निकरे सिनिकाई। देखिए मतीराम का सौंदर्य वर्णन, मतलब वो कहते हैं कि नायिका इतनी सुंदर है कि उसके आगे कुंदन का जो ओज है, कुंदन की जो खूबसूरती है वो फीकी है। प्रसिद्ध उपमान का यहाँ तिरस्कार हो रहा है, और जहाँ प्रसिद्ध उपमान का तिरस्कार होता है वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। तो बहुत ही खूबसूरत प्रतीप अलंकार का प्रयोग है। कुंदन को रंग फीको लागे, कि नायिका के सौंदर्य के आगे कुंदन फीका है, कुंदन कुछ भी नहीं है। झलके अति अंगिनी चारू गोराई, मतलब नायिका के अंग प्रत्यंग से चारुता, सौंदर्य जो है वो झलक रहा है, प्रकाशित हो रहा है। उसका जो गौर वर्ण है, उसका जो ओज है वो इतना प्रकाशित हो रहा है कि कुंदन का ओज उसके आगे कुछ नहीं है। को बिनु मोल बिकात नहीं, मतीराम लहे मुस्कान मिठाई, यानी नायिका की जो मुस्कान, मीठी मुस्कान है, उसका कोई मोल नहीं है, वो अमूल्य है। और नायिका को जितना नज़दीक से देखते हैं, ज्यों ज्यों निहारिये नैरे हुए नैननी, त्यों त्यों खरी निकरे सिनिकाई। ज्यों ज्यों, जैसे जैसे हम नायिका के नायिका के पास नज़दीक अपनी आँखों से नज़दीक से उसे देखते हैं, और जितना नज़दीक जाते हैं त्यों त्यों उसका रूप लावण्य उतना ही खरा शुद्ध होकर सामने आता है। तो ये रसराज का प्रसिद्ध सवैया है जो हमें ध्यान में रखना है। तो आज का जो ये लेसन है ये मूलतः हमें ऋतुकाल के कवियों का वर्गीकरण बताता है, और हमें ये बताता है कि ऋतुबद्ध कुछ कवि हैं, जैसे मैंने 3 कवि बताए, उनका परिचय भी हमें पढ़ने को इसमें मिला। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेसन से संबंधित आप होम असाइनमेंट लिख लीजिए। मैं आपको निरंतर हर वीडियो के साथ होम असाइनमेंट दे रहा हूँ, लेकिन आपकी निष्क्रियता दिख रही है। आप जो हैं इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। आप अपने होम असाइनमेंट जो है वो अपनी नोटबुक में करके व्हाट्सएप करके भिजवाएं। तो आज के प्रश्न लिख लीजिए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा ऋतुकाल के कवियों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया? प्रत्येक वर्ग का नाम, उसकी विशेषताएं व कवियों के उदाहरण लिखिए। एक प्रश्न आपका ये हो गया। अब आप लिखिए दूसरा प्रश्न, चिंतामणि कवि का परिचय लिखिए। परिचय के साथ साथ आपको इनकी साहित्यिक रचनाएं भी लिखनी है। मतीराम का परिचय देते हुए
इनकी साहित्यिक रचनाओं का उल्लेख कीजिए व इनके एक सवैये को सविस्तार समझाइए। तो आपका जो ये असाइनमेंट है, इसमें आज के 3 प्रश्न हैं जो आपको ध्यान में रखना है।